सप्लाई एंड डिमांड, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। छोटे मोटे ही नहीं, इन जैसे बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स भी अपने इंटरव्यूज में इसी की बात करते हैं कि वो खुद सप्लाई एंड डिमांड कंसेप्ट का कैसे यूज करते हैं। चलो इनकी तो बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके मन में सवाल तो ये भी उठ रहा होगा कि रोज रोज हम नई नई स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं, तो सप्लाई एंड डिमांड सीखने की हमें क्या ही जरूरत है। आइए देखते हैं कि आपको इसकी क्यों जरूरत है। दोस्तों, मार्केट में किसी भी चीज के रेट का कम या ज्यादा होना सिर्फ इसी चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी जरूरत कितनी है और वो जरूरत आसानी से पूरी हो पाएगी या उसके लिए आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। दोस्तों, प्राइस तभी ऊपर जाएगा जब लोग किसी चीज को खरीदने के लिए दुकानदार के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन दुकानदार के पास माल ही कम पड़ रहा है। वहीं पर प्राइस या महंगाई तभी कम होगी जब दुकानदार के पास माल की कोई कमी नहीं है, लेकिन माल को खरीदने कम ही लोग आ रहे हैं। ऐसे में दुकानदार प्राइस कम करके, डिस्काउंट देकर या कैसे भी तिकड़म लड़ा के माल को बेचने की कोशिश करेंगे। अब मुझे पता है कि आप यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे, भाई साहब ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग किसी भी चीज के पीछे की कहानी या बेसिक्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ऐसे लोग बस किसी YouTube पर किसी रैंडम गुरु की बकवास सुनेंगे कि चार्ट पर ऐसे रेक्टेंगल खींचो, अब प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर भागेगा, और ये लोग एडिटिंग करके ऐसा दिखा भी देते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी काम करती है। वीडियो देखने वाले भी शेयर के सवा शेर होते हैं। ये महाशय भी अपनी बुद्धि नहीं लगाते कि ये चीज असल में काम करती है तो क्यों करती है। लोग स्ट्रेटेजी को बस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि किसी ने उनका ब्रेन वॉश करके उनके मन में बैठा दिया है कि ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। लेकिन मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं है, आप लोग स्मार्ट हैं और असल में चीजों को सीखना चाहते हैं। इस पिक्चर को देखो, ये मार्केट है जिसमें बायर्स और सेलर्स भरे पड़े हैं। ये लाल वाला एरिया सेलर्स की जीत को दिखाता है और ये हरे वाला एरिया बायर्स की जीत को दिखाता है। जब आपके पास बहुत ही ज्यादा संख्या में सेलर्स होते हैं, जैसे कि इस एरिया में है, तो प्राइस ऐसे तेजी से धड़ाम से गिरता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट सेलर्स के पूरे कंट्रोल में है। अब प्राइस जैसे जैसे नीचे जाता है, सेलर्स से लड़ने वाले बायर्स की संख्या बढ़ती जाती है ताकि अब वो मार्केट का कंट्रोल ले पाए। अब जैसे जैसे बायर्स की संख्या बढ़ रही है, आपको चार्ट में पुल बैक्स नजर आते हैं, लेकिन जब तक कंट्रोल सेलर्स के हाथ में है, मार्केट में मोमेंटम और ट्रेंड नीचे का ही रहता है। प्राइस सिर्फ और सिर्फ तभी रिवर्स होगा जब बायर्स की संख्या सेलर्स से ज्यादा हो जाएगी, जैसे कि इस एरिया में हो रही है। और जब इतने बायर्स हो जाएंगे तो आपको ऊपर की तरफ इस तरह का शार्प मूव नजर आएगा। मार्केट में ऐसी ऊपर और नीचे की मूवमेंट्स सदा से ही होती आई है और आगे भी जब तक मार्केट है ऐसे ही मूवमेंट्स कंटिन्यू रहेंगी। बाकी ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको ये सब बता ही क्यों रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको पता ही है मेरे दिन की शुरुआत न्यूज और फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ने से ही होती है। एक बार मेरे सामने एक हेज फंड मैनेजर का इंटरव्यू आया जिसमें वो बता रहा था कि वो मार्केट को किन एंगल से स्टडी करता है। बातचीत के बीच में उसने एक इम्पोर्टेंट बात कही जो मेरे दिमाग में बैठ गई। दोस्तों, आज उस बात को 1 साल हो गया, लेकिन अभी भी उसकी बात मेरे दिमाग में बहुत बार घूमती है। उसने कहा, आपको उस आदमी पर ध्यान देना चाहिए जो आपकी ट्रेडिंग टेबल के दूसरी तरफ बैठा है। दोस्तों, जब भी आप कोई पोजीशन बाई करते हैं तो कोई ना कोई ट्रेडर आपको सेल कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि हमेशा कोई ना कोई बंदा आपके उल्टा सोच रहा होता है। जैसे कि अगर आपको ये लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो कोई ना कोई सोच रहा होता है कि प्राइस नीचे जाएगा। तभी जब आप कुछ बाई करते हो तो सामने वाला बंदा जिसको मार्केट के नीचे जाने का अंदेशा है वो आपको सेल कर रहा होता है। दोस्तों, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। दोस्तों, ये एग्जांपल लो, आप मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, आप किसी चतुर और चालाक बनिए की दुकान में जा सकते हो जो आपके साथ माइंड गेम्स भी खेल सकता हो, या दूसरा ऑप्शन, आप किसी नॉर्मल भोले वाले दुकानदार की दुकान में जा सकते हो। आप कौन सी दुकान में जाना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है आप दूसरा ऑप्शन ही चुनोगे, क्योंकि वहाँ आपके फायदे की डील होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। ऐसे ही मार्केट में 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, प्रो ट्रेडर्स और झंडू ट्रेडर्स। अब मुझे बताओ कि आप किससे बाई करोगे। दोस्तों, अगर आप ये सब सोच के ट्रेड लोगे तो आपका ट्रेडिंग का नजरिया ही बदल जाएगा। अगर आप ये नहीं जानते कि किस पॉइंट पर प्रो ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को खत्म कर रहे हैं, तो आप वो झंडू ट्रेडर बन जाते हो जो प्रो ट्रेडर द्वारा खत्म की गई पोजीशन के बाद खुद लॉस लेकर उनका कचरा समेट रहे होते हैं। पर हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये प्रॉफिटेबल प्रो ट्रेडर्स कहाँ पर खरीद और बेच रहे हैं? वापस से इस डायग्राम पर आते हैं। दोस्तों, बायर्स और सेलर्स के कंट्रोल को जानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इस जैसे शार्प मूव्स। इस चार्ट का एग्जांपल लो। जब मैं इस चार्ट को देखता हूँ तो यहाँ पर अभी मेरी सोच फ्यूचर का अंदाजा लगाने की नहीं है। मैं तो बस ये ढूंढ रहा हूँ कि ज्यादातर बायर्स और सेलर्स किस जगह पर बैठे हैं। यहाँ पर चार्ट में एक शार्प मूव आता है, मतलब यहाँ पर सेलर्स की संख्या बायर्स से कहीं ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक सप्लाई एरिया है। अब आप ये पूछोगे कि मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ सेलर्स बायर्स से ज्यादा है। भाई साहब, अगर यहाँ पर सेलर्स की संख्या बायर्स से ज्यादा नहीं होती तो प्राइस यहाँ पर इस तरीके से साइडवेज ही मूव कर रहा होता।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ प्राइस शार्पली नीचे की तरफ गिरा। यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका उल्टा हुआ। यहाँ पर एक ऊपर का शार्प मूव आया। मतलब इस एरिया में बायर्स की संख्या सेलर्स से ज्यादा है। हम इसको डिमांड एरिया भी कह सकते हैं। दोस्तों इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं। आपने डी मार्ट या रिलायंस स्मार्ट बाजार का नाम सुना होगा। आपको यहाँ सारा सामान मिल जाएगा, लेकिन ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं? असल में ये लोग बल्क में सस्ते रेट्स पर माल खरीदते हैं और फिर ऊंचे दामों पर रिटेल बायर्स को बेचते हैं। कान को उल्टा पकड़ो या सीधा, बात यही है कि ये लोग हम जैसे झंडू बायर्स को सस्ता सामान महंगे में चिपकाकर पैसा कमाते हैं। आपको ट्रेडिंग भी इसी तरीके से करनी है। अगर आप रिलायंस स्मार्ट बाजार वाले हैं तो आप बल्क में सामान किस रेट पर खरीदना चाहेंगे? यहाँ इस जगह पर। आप माल को रिटेल ट्रेडर्स को कहां पर बेचना पसंद करोगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको एक विनिंग ट्रेडर बनना है तो आपको अपनी पोजीशन किसी लूजिंग ट्रेडर को बेचनी होगी। अब जब आप इस चार्ट को देखते हो तो आपको लूजिंग ट्रेडर्स कहां पर सबसे ज्यादा बाई करते हुए मिलेंगे? दोस्तों ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इस एरिया में बाई करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ ऊपर की तरफ मोमेंटम बिल्ड हुई नजर आती है और बहुत से इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ ट्रेड लेने का सिग्नल देते हैं। लेकिन ऐसे लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर रहे होते हैं। भाई साहब, इस एरिया में सप्लाई डिमांड से ज्यादा बढ़ रही होती है। मतलब धीरे धीरे बायर्स से ज्यादा सेलर्स की संख्या बढ़ने लग चुकी होती है। कोई झंडू ट्रेडर इस एरिया में बाई करेगा जहाँ सेलर्स बायर्स से ज्यादा हैं। तो इस तरीके के चार्ट को एनालाइज करते हुए आपको खुद से 2 सवाल पूछने हैं। पहला, ऐसे कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जहां बायर्स की संख्या सेलर्स से बहुत ज्यादा है? और दूसरा, सबसे ज्यादा झंडू ट्रेडर्स कहां पर ट्रेड में घुस रहे होंगे? अगर आप इन दोनों सवालों के सही जवाब सोच लेते हो तो आप बिना किसी डाउट के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो। तो ये बायर्स और सेलर्स की मेजोरिटी असल में होती कहां पर है? हम इस पॉइंट पर एक शार्प अपसाइड मूव को देख पा रहे हैं। ये तभी हो सकता था जब सेलर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा बायर्स हों। ऐसे में हम इस मूव की शुरुआत को ऐसे मार्क कर लेते हैं। इसी तरह किस जगह पर बायर्स की तुलना में बहुत ज्यादा सेलर्स है? यहाँ पर है। तभी तो हमें ये यहाँ पर एक शार्प डाउनवर्ड मूव मिला है। हम इस मूव की भी शुरुआत को यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपका चार्ट कुछ इस तरह का नजर आता है तो मतलब हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड का कोई भी क्लियर एरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का शार्प मूव नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि चार्ट तो क्लियरली नीचे की तरफ ही जा रहा है, लेकिन ये चार्ट सिर्फ यही दिखा रहा है कि सेलर्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन बायर्स और सेलर्स की संख्या का फर्क इतना भी ज्यादा नहीं है। ऐसे चार्ट में हमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ वही एरिया ढूंढने हैं जहाँ बायर्स और सेलर्स की संख्या में हद से ज्यादा फर्क हो, और ऐसा एरिया हमें तभी मिलेगा जब प्राइस में कोई ऐसा शार्प मूव आए। दोस्तों इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम हमारे आखिरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ऐसा कौन सा एरिया है जहां झंडू ट्रेडर्स एंट्री या एग्जिट ले रहे हैं? दोस्तों झंडू ट्रेडर तब सेल करेगा जब बायर्स की संख्या सेलर्स से ज्यादा हो। यहाँ पर यह हमारा सप्लाई और डिमांड एरिया है। हम प्राइस के डिमांड जोन में आने का इंतजार करते हैं। यहाँ पर हम उस रिटेल ट्रेडर से बाय कर लेते हैं जो बिना बुद्धि लगाए ट्रेड्स लेता है और इस मौके पर लॉस खाकर ट्रेड से निकल रहा होता है। स्टॉप लॉस को यहाँ डिमांड एरिया के नीचे सेट करते हैं और प्रॉफिट टारगेट को यहाँ सप्लाई जोन पर लगा देते हैं। ये देखो गाइज, प्राइस यहाँ से घूमकर फिर से सप्लाई जोन पर पहुंच गया। यहाँ पर हमने किसी झंडू ट्रेडर को अपनी पोजीशन सेल कर दी, जिसने यहाँ प्राइस मोमेंटम देखकर यहाँ ऊपर खरीद लिया। दोस्तों जो व्यूअर्स अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कुछ तो स्पेशल बनता है। मैं आपको 2 और ऐसी टिप्स देता हूँ जिससे आपकी सप्लाई और डिमांड जोन्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाने वाली है। पहली टिप, प्राइस जितनी धीरे या कम स्पीड में इन सप्लाई या डिमांड जोन्स को अप्रोच करेगा उतना ही आपके लिए बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस अग्रेसिवली ऊपर जाता है और आप इस तरीके से डिमांड जोन को ड्रॉ कर लेते हैं, अब प्राइस जितने ज्यादा नखरे दिखाकर इस निचले लेवल तक आएगा उतना ही आपका ट्रेड लेने का मोटिवेशन बढ़ जाना चाहिए। अगर प्राइस कुछ इस तरीके से झटका मारकर नीचे लौटता है तो आपको ट्रेड में बिल्कुल भी नहीं घुसना है। आपको अपना दांव कछुए पर लगाना है, खरगोश पर नहीं। टिप नंबर 2, अगर किसी भी मूव चाहे ऊपर का हो या नीचे का, अगर उस मूव की शुरुआत में ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको ऐसे यहाँ पर जोन ड्रॉ कर लेनी है। अब आपको ऐसा फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। यहाँ पर देखो, प्राइस ने यहाँ एक ऊपर का मूव दिया और कुछ इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया। ऐसे गैप हमारे बहुत काम के होते हैं। दोस्तों अगर ऐसे गैप्स बनते हैं तो आपकी सप्लाई और डिमांड जोन के काम करने की प्रोबेबिलिटी सीधे डबल हो जाती है। वहीं पर अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है जहां प्राइस बिना गैप के ऊपर या नीचे जाता है, ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं है और आपको कभी भी धोखा मिल सकता है और हो सकता है ना भी मिले। लेकिन अगर ऐसा फेयर वैल्यू गैप आपको दिखता है तो आपकी स्ट्रेटेजी एकदम मक्खन काम करेगी। तो दोस्तों आइए इस सप्लाई और जोन स्ट्रेटेजी का एक फाइनल रिकैप देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मूव नजर आता है तो हम यहाँ पर एक डिमांड जोन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी नजर आ रहा है जो हमें आइडिया देता है कि सेलर्स तो यहाँ ढूंढे से भी बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन बायर्स की भरमार है। हम प्राइस का वेट करते हैं कि आगे ये क्या करता है। यहाँ पर एक ऐसी सिमिलर चीज होती है, प्राइस यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव के साथ रिवर्स हो जाता है
ये हमारी सप्लाई जोन है। इस मूव में एक फेयर वैल्यू गैप भी है जो दिखाता है कि यहाँ पर इस एरिया में सेलर्स की भरमार है। अब हम प्राइस का स्लोली नीचे डिमांड जोन तक आने का इंतजार करते हैं। जितना धीरे धीरे ये नीचे आएगा उतना ही हमारे लिए बेटर है। यहाँ पर हम बाई ट्रेड ले लेते हैं और स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे सेट कर लेते हैं। हमारा टारगेट होगा ये वाले सप्लाई जोन के पास। और ये देखो गाइज, यहाँ हमें एक अच्छी विनिंग ट्रेड मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ट्रेड लेने से पहले ये सोचने लग जाओगे कि प्रो ट्रेडर्स कहाँ पर हैं और झंडू ट्रेडर्स कहाँ पर, तो इससे आपके ट्रेड लेने का स्टाइल ही एकदम से इंप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।